वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोप 27 समिट के बारे में और इंडिया के पार्टिसिपेंट कोप 27 में क्या है, ये सब मैं आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, इजिप्ट कंट्री के शर्म एल शेख एक आइलैंड है। शर्म एल शेख एक स्मॉल सिटी आइलैंड है जहां पे कोप 27 समिट के अरेंजमेंट किया गया है। तो पूरे वर्ल्ड से 200 कंट्री लीडर, वीवीआईपीज, इन्वेस्टर्स सब मिलके यहाँ पे टुगेदर ये कोप 27 समिट में पार्टिसिपेट किए हैं। वीवीआईपी के अंदर आते हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, ब्रिटेन के न्यू प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, सब आए हुए हैं इस कोप 27 के समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। दो बड़े वर्ल्ड लीडर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग इस समिट में प्रेजेंट नहीं है। उन्होंने अपना डेलीगेट भेजे हैं। जैसे इंडिया की तरफ से इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह गए हुए हैं इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि कोप 27 में क्या डिस्कशन हुआ है और उससे पहले कोप 26 या फिर कोप 21 में इंडिया का क्या कमिटमेंट रहा हुआ है, इंडिया ने क्या अपने कमिटमेंट को फुलफिल किए हैं, अब इंडिया के नया कमिटमेंट क्या है, क्या नया टारगेट है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, पूरे ग्लोबली इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया का मार्केट कैसा है और बाकी कंट्री के नज़र में इंडिया का ग्रोथ क्या है, तो सब मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेता हूं कि ये कोप का मतलब क्या होता है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब कंट्रीज, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आपसे बताना चाहूंगा वो है ये UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन फंडा है क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करे और एक्शन ले। जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, ये सब के बारे में ये क्या करते हैं ना, डिस्कस करते हैं। सारे कंट्री मिलके डिस्कस करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार रीडिंग कर लेता हूं। द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज cooperation with the aim of stabilizing atmospheric concentration of greenhouse gases to avoid dangerous anthropogenic interference with the climate system। तो दोस्तों, मेनली जो है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए ये मीटिंग किया जाता है। अभी सारे कंट्री मिलके जो मीटिंग करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब यूनाइटेड नेशन UNFCCC के अंदर, जब सारे कंट्री मिलके इकट्ठा होकर जो और मीटिंग करते हैं, समिट करते हैं, उसको बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अभी जो चल रहा है यह है कोप 27, मतलब 27 नंबर ऑफ टाइम सारे कंट्री मिलके बैठे हैं। ये हर साल ये एक बार करके बैठते हैं और इस कमिंग जो ईयर है उसके लिए डिसीजन लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, to boost the effectiveness of the 1992 UNFCCC, the Kyoto Protocol was adopted in December 1997। तो दोस्तों, ये था कोप 3, मतलब अभी कोप 27 चल रहा है, तो कोप 1, कोप 2, कोप 3 ऐसे करके कोप 27। तो कोप 1 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1, मतलब पहली बार जब सारे कंट्री मिलके बैठे थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जब सारे कंट्री मिलके बैठे थे तो वो हो गया कोप 2। तो दोस्तों, कोप 1 और कोप 2 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें कुछ मेजर डिसीजन नहीं लिया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोप 3, जो जापान के क्योटो में हुआ था, जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो कोप 3 में बैठ के सारे कंट्री मिलके, उस टाइम जो मेंबर थे सारे कंट्री मिलके बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे
क्या डिसीजन लिए थे? ये हुआ था दिसंबर 1997 में कोप 3, मैं आऊंगा उसमें। इट कमिटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज and countries in transition to a market economy to achieve quantified emissions reduction target for a basket of 6 GHGs। मतलब जो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन उसी से ही होता है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसका एक मार्केट है, जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिडक्शन करेगा और एक पॉलिसी लेगा उसके लिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई टारगेट नहीं होगा, मैं जो मर्जी ग्रीन हाउस गैस एमिशन करूं, ऐसे नहीं। मेरे पास एक पॉलिसी होगा, मेरे पास एक टारगेट होगा और उसके ऊपर मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, ताकि मैं अपने टारगेट में अचीव करूं। मुझे रिडक्शन करना होगा क्या? 6 GHGs मतलब 6 ग्रीन हाउस गैस। अब ये 6 ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं दोस्तों? 6 ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद आते हैं दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स, और उसके बाद लास्ट में आते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। तो ये दोस्तों हो गया 6 ग्रीन हाउस गैस जिसको रिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आता हूं दोस्तों कोप। कोप क्या है मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, व्हाट इज कोप। दोस्तों कोप द COP is the supreme decision making body of convention. All states are the parties to the convention are represented at COP, at which they review the implementation of the convention and any other legal instrument that the COP adopts and take decision necessary to promote the effective implementation of the convention, including institutional and administrative arrangement. सो ये मतलब हुआ कि कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, सारे कंट्री मिलके बैठेंगे, सारे कंट्री जो जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री इसका मेंबर है, सब एक साथ बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, और वो वहां पे जो डिसीजन लिया जाता है वो फाइनल है, उसको आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एक लिमिट दे दिया जाता है, एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने बिलियन कार्बन को आपको घटाना होगा, इतने ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शन आपको करना होगा, इतने आपको फॉरेस्ट बढ़ाना होगा, आपको मैनग्रोव और बढ़ाना होगा ताकि आपका कार्बन कम हो जाए, अपने सी को ऐसे पोल्यूशन फ्री करना होगा, ऐसे ऐसे करके सारे कंट्री को टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट उसको फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉप। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे जो है आपका, थोड़ा जूम कर लेता हूं, हाँ, ये सारे जो है आपका कोप का समिट। तो दोस्तों मैं अभी बोला हूं सबसे इंपॉर्टेंट समिट था कोप 3, जो जापान के क्योटो सिटी में हुआ था, जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट समिट था। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट समिट रहा ये वाला कोप 21, कोप 21 जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2015। ये हर साल नवंबर दिसंबर में ही होते हैं। अब दोस्तों इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इसको अटेंड करने के लिए, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कमिटमेंट किए हैं, ठीक है, कुछ कमिटमेंट किया है कि हम लोगों का ये टारगेट है, हम लोग ये करेंगे, अगले 5 साल या 10 साल में हम लोग ये करेंगे, ठीक है। क्या क्या कमिटमेंट था मैं वो बताऊंगा एक साथ। उसके बाद दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट है कोप 26 जो नवंबर 2021 में हुआ था, पिछले साल, ठीक है। ये हुआ था ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड पे, जिसको ग्लासगो क्लाइमेट चेंज भी बोला जाता है। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे, और हम लोग का ऑलरेडी कितने टारगेट हम लोग अचीव कर लिए हैं, और आगे के फर्दर हम लोग का क्या टारगेट है उसमें कुछ हम लोग का कमिटमेंट रहा है, तो ये भी मैं डिस्कस करूंगा। और ये है अभी जो चल रहा है कोप 27, जिसमें हम लोगों के मिनिस्टर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं, ठीक है, और इसमें भी हम लोगों ने कुछ कमिटमेंट किए। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि कोप 21 में जाके प्राइम मिनिस्टर ने क्या कमिटमेंट किए थे। दोस्तों क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर ग्लोबल चैलेंज। पीएम नरेंद्र मोदी एट इनॉग्रेशन ऑफ इंडियन पैविलियन एट कोप 21 इन पेरिस।
दोस्तों मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं मोदी जी के बात आपको सुनाऊंगा। दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर ये बोले थे कि फ्रेंड्स, एंड इट इज दिस स्पिरिट दैट लीड्स अस टू सेट एन एम्बिशियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू कॉम्बैट climate change. We have a target for renewable generation of 175 gigawatt by 2022. We have got off to a good start with nearly 12 gigawatt likely to be installed by 2016, more than 3 times the current capacity. तो ये जो कमिटमेंट था ये था रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी, जो टारगेट है 175 गीगावाट बाय 2022। उसके बाद नेक्स्ट कमिटमेंट क्या था? Like cellular phones before, we can use renewable energy to bring power to our 18,000 unconnected villages quickly and cleanly. By 2030, 40% of our installed capacity will be based on non-fossil fuel. ये बहुत important है ये वाला, कि 2030 तक 14% of our installed capacity will be based on non-fossil fuel. और उसके बाद क्या है दोस्तों? We will convert waste to energy. We will make our cities smart and sustainable and transform public transportation, including through 50 new metro rail project. और उसके बाद we are investing in supercritical technology in thermal plant. We have imposed tax on coal and reduced subsidies on petroleum product. So imposed tax on coal मतलब हम लोगों ने कोल के ऊपर टैक्स किए हैं ताकि कोल का जो यूज थोड़ा कम हो। रिड्यूस्ड सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सब्सिडी देना कम कर दिया है। वी आर रेजिंग फ्यूल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑटोमोबाइल्स, फ्यूल स्टैंडर्ड ऑटोमोबाइल के लिए बढ़ा रहा है। फ्यूल स्टैंडर्ड बढ़ाना मतलब जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, पेट्रोल के साथ थोड़ा इथेनॉल ब्लेंडिंग करने से कार्बन का एमिशन कम होता है, पेट्रोल का यूज भी कम होगा, ठीक है। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड टैक्स फ्री बॉन्ड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। We have a massive program to expand our forest cover and protect our biodiversity. और उसके बाद in the past few months, millions of households have switched to LED bulb and we have planned to replace diesel by fuel cell to power thousands of our telecom tower. Our vision of India as a global manufacturing hub rests on the simple principle of zero defect, zero effect production that is perfect and leaves no footprint on environment. Our mission of more crop per drop will not only improve the lives of farmer but will also reduce the pressure on a scarce resource. अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से थोड़ा सुन लेते हैं। To combat climate change, we have target for renewable generation of 175 gigawatt by 2022. We have got to a good start with nearly 12 gigawatt likely to be installed by the end of 2016, more than 3 times the current capacity. Like cellular phones before, we can use renewable energy to bring power to over 18,000 unconnected villages quickly and cleanly. By 2030, we will generate 40% of our installed capacity will be based on non-fossil fuel. We will convert waste to energy. We will make our cities smart and sustainable and transform public transportation, including through 50 new metro rail projects. We are investing in supercritical technology in thermal plants. We have imposed tax on coal and reduced subsidies on petroleum products. We are raising fuel standards for automobiles and we have introduced
tax-free bonds for renewable energy. We have a massive program to expand our forest cover to protect our biodiversity. In the past few months, millions of households have switched to LED bulbs, and we have plans to replace diesel by fuel cells to power the thousands of our telecom towers. Our vision of India is a global manufacturing hub, rests on the simple principle of a zero defect, zero effect. Production that is perfect and leaves no footprint on environment. Our mission of more crop per drop will not only improve the lives of farmers, but will also reduce the pressure on a scarce resources. ओके दोस्तों, तो ये था COP 15। ये था दोस्तों COP 21 जो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2015 में हुआ था। COP 21 इसमें इंडिया का कमिटमेंट था। अब दोस्तों आएंगे COP 26 में जो नवंबर 2021 में हुआ था ग्लासगो में, उसमें प्राइम मिनिस्टर के क्या कमिटमेंट था डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अप टू डेट हम लोग ने कितना टारगेट को अचीव किया है। तो दोस्तों, नेशनल स्टेटमेंट बाय पीएम मोदी एट COP 26 समिट इन ग्लासगो। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर ने कहा पैसेंजर्स नंबरिंग मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल बाय इंडियन रेलवे एवरी ईयर। द ह्यूज रेलवे स्टेशन हैज सेट इटसेल्फ ए टारगेट ऑफ मेकिंग इटसेल्फ नेट जीरो बाय 2030। दिस इनिशिएटिव अलोन विल लीड टू ए रिडक्शन ऑफ 60 million ton of emission annually. Similarly, our massive LED bulb campaign is reducing emission by 40 million ton annually. Today, India is working fast on many such initiatives with ए स्ट्रांग विल। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वर्ड उन्होंने कहा है कि वर्ड वो है दिस वन वर्ड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्लाइमेट कैन बिकम द बेसिक फाउंडेशन ऑफ वन वर्ल्ड। दिस इज ए वर्ड लाइफ, LIFE, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। टुडे देयर इज ए नीड फॉर ऑल ऑफ अस टू कम टुगेदर विथ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन टू टेक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट फॉरवर्ड एज ए कैंपेन। तो एक कैंपेन का अनाउंसमेंट किए है, वो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मतलब आपके लाइफस्टाइल जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको मेंटेन कीजिए। उसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ने जो टारगेट दिए है वो है, अब नया टारगेट क्या है, फास्ट। ये बोल रहे हैं आई वुड लाइक टू प्रेजेंट 5 नेक्टर एलिमेंट्स पंचामृत to deal with this challenge. First, India will reach its non-fossil energy capacity to 500 gigawatt by 2030. Remember, पहला जो था COP 21 में वो था आपका 175 गीगावाट। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। दोस्तों 171 गीगावाट 2022 तक था, ठीक है, जिसमें से 12 गीगावाट 2016 तक हो गया था। अब नया टारगेट है 500 गीगावाट बाय 2030। उसके बाद सेकेंड, इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ठीक है, और इसमें क्या था, ये बोल रहा था बाय 2030 40% ऑफ आवर इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी बेस्ड ऑन नॉन फॉसिल फ्यूल। और अभी बोल रहा है कि India will meet 50% of its energy requirements from renewable energy by 2030. Third, India will reduce the total projected carbon emission by 1 billion ton from now onward 2030. Fourth, by 2030, India will reduce carbon intensity of its economy by less than 45%. And fifth, by the year 2070, India will achieve the target of net zero. These Panchamrits will be unprecedented contribution of Indian
टू इंडिया टू क्लाइमेट एक्शन, मतलब 2017 तक कुछ नेट जीरो हो जाएगा, कोई भी फॉसिल फ्यूल या कोल से कुछ नहीं होगा, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट हो जाएंगे 2070 तक। तो दोस्तों एक बार प्राइम मिनिस्टर से सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा है। बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का 30 तक अमृत तत्व ज्ञान का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में। तो दोस्तों, तो टारगेट आप लोगों ने सुन लिया है कि 500 गीगावाट 2030 तक, उसके बाद 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, और उसके बाद जो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो 1 बिलियन टन से कम हो जाएगा 2030 तक, और 2030 तक रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी पे जो कार्बन का इंटेंसिटी है वो 45% से लेस होगा, और लास्ट में 2070 तक नेट जीरो, कोई भी कार्बन कुछ नहीं, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सब कमिटमेंट हुआ है इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। ऐसे सिर्फ कमिटमेंट करने से तो नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो नया कंपनी क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 80 से 85% तक, 90% तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है नॉन फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, ताकि ये टारगेट हम लोग अचीव कर सके। तो क्या इन्वेस्टमेंट रहा, मैं वो भी थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, एज ऑफ जुलाई 2022 इंडियाज इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टूड एट 161.28 गीगावाट, representing 39.91% of the overall installed power capacity। तो दोस्तों ये 40% हम लोगों का टारगेट था, तो 39.91% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम लोग अचीव कर लिए हैं।
The country is targeting about 450 gigawatt installed renewable energy capacity by 2030. एक्चुअली 500 गीगावाट का कमिटमेंट था, तो अभी 450 गीगावाट तक हम लोग अचीव कर सकते हैं. By 2030 about 280 gigawatt, over 60% is expected from solar. उसके बाद दोस्तों नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी addition stood at 4.2 gigawatt for the first 3 months of fiscal year 23 against 2.6 gigawatt for the first 3 months in fiscal year 22. ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं इन्वेस्टमेंट क्या क्या है. जल्दी में इन्वेस्टमेंट क्या क्या है थोड़ा बोल देता हूं. अगस्त 22 पे Norfund, who manage the Norwegian Climate Investment Fund and KLP, Norway's biggest pension company, signed an agreement to buy 49% share of a 420 megawatt solar power plant in Rajasthan for rupees 2.8 billion. पहला इन्वेस्टमेंट. India has generated 47.64 billion unit of solar power in the first half of 2022, a 34% year-on-year increase. Investment in renewable energy in India reached a record US 14.5 billion in fiscal year 22, an increase of 125% over fiscal year 21. Delhi's Indira Gandhi International Airport has become the first Indian airport to run entirely on hydro and solar power. Around 6% of the airport's electricity requirement is met from the on-site solar power plant. Ayana Renewable Power Private Limited announced plan to set up renewable energy project totaling 2 gigawatt with an investment of rupees 12,000 crore in Karnataka. India ranked third on the EY Renewable Energy Country Attractive Index 2021. In February 22, Creduce Technology announced winning the bid for India's single largest hydropower carbon credit project with Sutlej Jal Vidyut Nigam, which will create more than 80 million carbon credit. February 22, Husk Power System, renewable energy company working towards rural electrification, secured a 4.2 million loan from Indian Renewable Energy Development Agency. ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं. जैसे NTPC expected to commission India's largest floating solar plant in Ramagundam, Telangana by May-June. The expected total installed capacity is 447 megawatt. ठीक है दोस्तों, तो ये सारे और भी है. जैसे कोपेनहेगन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर signed an investment agreement with AMP Energy Indian Private Limited to facilitate joint equity investment of $200 million across India's renewable energy project. अदानी ने क्या किया है? October 21, Adani Green Energy Limited acquired SB Energy India for US $3.5 billion to strengthen its position in the renewable energy sector. और Reliance ने, अंबानी ने क्या किया है? Reliance New Energy Limited announced 2 acquisition to build more capability. Both acquisition, Reliance Energy Solar Holding, a Norway-based firm, Starling and Wilson Solar-based India, exceeded US $1 billion and are expected to contribute to Reliance target to achieve capacity of 100 gigawatt solar energy at Jamnagar 2030. और टाटा ने क्या किया है? India's largest energy provider Tata Power was awarded a contract by Maharashtra State Electricity Distribution Company to set up a 300 megawatt wind solar hybrid power plant. तो ये हम लोगों का इतने बिलियन हम लोगों ने क्या किया है ना, इन्वेस्टमेंट किया है. प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट में भी कुछ इनिशिएटिव लिए है. जैसे 22-23 यूनियन बजट में एलोकेशन ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व्हिच इज करेंटली रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर स्टूड एट रुपीज 1000 crore. Budget government allocate 19,500 crore for project linked incentive scheme to boost manufacturing of high efficiency solar module. ठीक है, उसके बाद February 22 पे नेपाल एंड इंडिया एग्रीड टू फॉर्म जॉइंट हाइड्रो डेवलपमेंट कमिटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वायबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये सब क्या है ना, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है. ठीक है, तो ये सब इनिशिएटिव के बाद हम लोगों ने फाइनली क्या अचीव किया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. तो दोस्तों, इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद
इंडिया का अल्टीमेट अचीवमेंट क्या है, अभी मैं वो डिस्कस करूंगा। इंडियाज क्लीन पावर रेवोल्यूशन विद द सपोर्ट ऑफ ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज। तो ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल जर्नल है, उन्होंने ये पब्लिश की है कि इंडिया का क्या पोजीशन है मार्केट पे। तो लिखे है द कंट्री हैज सेट एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स 175 गीगावाट बाय 2022 एंड 450 गीगावाट बाय 2030। तो पहला वाला जो है ये कोप 21 का कमिटमेंट है और दूसरा वाला जो है ये कोप 26 का कमिटमेंट है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ग्राफ, ठीक है, ये सोलर, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो दोस्तों 2015 में सिर्फ 31 गीगावाट का ही रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन था, वो 2022 तक 175 गीगावाट का टारगेट हम लोगों ने अचीव कर लिए हैं और अभी हमें बस 450 गीगावाट के टारगेट अचीव करना है 2030 तक, जो हम लोग अचीव कर पाएंगे। अगर सही तरह से इन्वेस्टमेंट आया तो हम लोग कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रोजेक्टेड पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट 21 to 2030 प्रोजेक्टेड, तो रिन्यूएबल एनर्जी में $282 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी में ही आएगा और ज्यादा आएगा प्राइवेट सेक्टर से। दोस्तों उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड जनरेशन मिक्स 2010 में 78% जो था फॉसिल फ्यूल और जीरो कार्बन बहुत कम था, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। अब 57% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है फॉसिल फ्यूल से और 43% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है नॉन फॉसिल फ्यूल से। उसके बाद दोस्तों देखिए यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में एक चार्ट दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटमेंट किए थे जो कोप 26 में, ये कमिटमेंट था कोप 26 नहीं सॉरी कोप 21 में कमिटमेंट किए है। वो कमिटमेंट है ये, मैं आपको दिखा रहा हूं। Like cellular phones before, we can use renewable energy to bring power to our 18,000 unconnected villages quickly and cleanly। तो उसी कमिटमेंट के हिसाब से देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किस रेट से बढ़ा है। 2010 में 851 टेरावाट का था, अब 2019 में 1285 टेरावाट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एवरी ईयर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये ब्लैक कलर है आपका, ब्लैक कलर है कोल, उसके बाद आपका आते हैं गैस, ठीक है, उसके बाद आएगा न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर अदर। तो देखिए दोस्तों ओनली 169 गीगावाट हो रहा था अदर कोल छोड़ के, ठीक है। और उसके बाद देखिए कोल का इंक्रीज हुआ है लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का इंक्रीज हुआ है। 380 गीगावाट तक इंक्रीज हो गया है 2022 तक। 2020 ये 2019 तक है, 2019 तक लगभग 380 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बन गया है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों येलो कलर है सोलर, उसके बाद बायोमास, हाइड्रो, विंड। तो सोलर पावर सेक्टर किस रेट से बढ़ा है अभी दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों कोल शेयर, कोल पावर इज लॉसिंग शेयर टू रिन्यूएबल्स। दोस्तों 2015 में 77% जो है इलेक्ट्रिसिटी का शेयर कोल से आता था और 16% रिन्यूएबल एनर्जी और न्यूक्लियर से बहुत कम आता था। आप देखिए दोस्तों 72% हो गया है कोल से, 21% हो गया है न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब कोल का जो शेयर है वो कम हो रहा है। कोल 74% आ रहा है आपका, गैस 3% आपका आ रहा है, न्यूक्लियर 12%, हाइड्रो 1% बायोमास, 5% विंड, 3% है आपका सोलर। उसके बाद दोस्तों देखिए इंडिया बिकेम द मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने सबसे ज्यादा रैंक किया है अहेड ऑफ चाइना, ब्राजील एंड चिली। 2.93 रैंक किया है इंडिया ने, इसको बोलता है क्लाइमेट स्कोप रैंक, ठीक है, जो जिससे ये होता है कि बिकम मोस्ट अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे
रिन्यूएबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो 2016 में टोटल 38,000 एम्प्लॉय था सोलर और विंड में, वो बढ़ के 100,000 हो गया है 2019 में। मतलब ये सेक्टर जो है ग्रो हो रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जर्नल का पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल जर्नल। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल ऑक्शन मार्केट टिल 2019। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑक्शनेबल मार्केट है इंडिया का। मतलब एक सोलर प्लांट बनाना है गवर्नमेंट को तो ऑक्शन कर दिए, तो सबसे ज्यादा 89 टोटल ऑक्शन अभी चल रहा है। उसमें से ये ब्लू कलर है अवार्डी और ये पर्पल कलर है अनाउंस्ड। कुल मिला के 89 सबसे ज्यादा ऑक्शन इंडिया में ही हो रहा है। और जो एवरेज ऑक्शन टैरिफ है वो भी कम हो रहा है। मतलब ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए एक पैसा जो देना पड़ रहा है, ठीक है ना, और जितना खर्चा होगा ये सब में वो भी कम हो रहा है, 53% ड्रॉप। ठीक है, पहले था 2015 में 6 रुपीज पर किलोवाट था, अभी बन गया है लगभग लेस देन 3 रुपीज पर किलोवाट। विंड भी उसमें ऐड हो गया है ऑक्शन में। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इंडिया क्लीन पावर रेवोल्यूशन फ्रॉम 2015 टू 2019 बाय द नंबर 65 गीगावाट न्यू रिन्यूएबल्स कैपेसिटी बिल्ट, $50 billion asset financing for clean energy, won India's global ranking for volume of renewable auctioned, 33% compound annual growth rate of generation from wind and solar। उसके बाद दोस्तों और एक चीज आपको दिखाऊंगा, लास्ट वाला जो जर्नल के हिसाब से हम लोग का होना चाहिए, ये मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पे एक चार्ट दी है, टॉप 20 लार्जेस्ट लेजिस्लेटेड गवर्नमेंट रिन्यूएबल एडिशन टारगेट विच डेडलाइंस बिटवीन 2020 एंड 2030। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 1/5 ऑफ ऑल रिन्यूएबल डिप्लॉयमेंट्स टारगेट टू 2030। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा 17% टारगेट इंडिया का ही है। ठीक है, टोटल 721 गीगावाट का टोटल टारगेट है, उसमें से 17% इंडिया का ही है। उसके बाद दोस्तों देखिए, लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, ओवर 400 बिलियन विल बी नीडेड फॉर द न्यू पावर प्लांट्स बीइंग बिल्ट टू 2030। तो हम लोग का जो टारगेट है 500 गीगावाट या 450 गीगावाट 2030 तक, उसके लिए हमें और 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है दोस्तों, और लास्ट एक चीज दिखाऊंगा, वो है ये द नेक्स्ट डिकेड ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बाय द नंबर 410 बिलियन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू पावर जनरेशन कैपेसिटी। मतलब 400 बिलियन का हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए और 410 बिलियन का ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है। $223 billion इन्वेस्टमेंट नीडेड इनटू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 60% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक्सीडिंग कोप 21 कमिटमेंट। कोप 21 में था 40%, अब बन गया है 60%। 2038 तक ईयर ऑफ पीक पावर सेक्टर एमिशंस इन द लीस्ट कॉस्ट पाथवे। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का अचीवमेंट है, हम लोग अच्छे से हम लोग टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने कोप 26 में कहा है। कोप 26 में प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड कहा है जो कि चेंज फॉर वर्ल्ड। वो क्या है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये वाला। दिस वन वर्ड इन द कॉन्टेस्ट ऑफ क्लाइमेट कैन बिकम द बेसिक फाउंडेशन ऑफ वन वर्ल्ड। दिस इज ए वर्ड लाइफ, LIFE, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये एक अवेयरनेस कैंपेन था प्राइम मिनिस्टर के कोप 26 ग्लासगो पे अवेयरनेस कैंपेन था। तो इस अवेयरनेस कैंपेन को अब प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। PM लॉन्चेस मिशन लाइफ एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन एकता नगर केवड़िया गुजरात। तो ये कब हुआ है, ये हुआ है आपका, मैं डेट दिखा दे रहा हूं आपको, 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में इलेक्शन कैंपेन के टाइम ये मिशन लाइफ को इनॉग्रेट किया है। और उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में
हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल भी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उस इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं मिशन लाइफ के बारे में। मैं आपको जल्दी में आपको दिखा देता हूं। Prime Minister remarked the mantra of Mission Life is lifestyle for environment, emphasizing the benefits of Mission Life. PM said that it connects power of the people for the protection of this earth and teaches them to utilize it in a better way. He underlined that Mission Life makes the fight against climate change democratic, in which everyone can contribute within their capacity. Mission Life inspires us to do all that can be done in our everyday life to protect the environment. Mission Life believes that the environment can be protected by making changes in our lifestyle. PM said he gave the example of the adoption of LED bulb in India for reducing electricity bills and protecting the environment. This led to a massive savings and environmental benefits, and this is a recurring permanent benefit, the Prime Minister added. उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में, India is committed to tackling the menace of climate change. Today, PM informed the annual per capita carbon footprint in India is only about 1.5 ton compared to the world average of 4 ton per year. Nevertheless, India is working at the forefront to solve global problems like climate change. Sri Modi talked about the initiative like Ujjwala Yojana, 75 Amrit Sarovar in every district, and unprecedented emphasis on waste to wealth. Today, India has the 4th largest capacity for renewable energy in the world. Today, we are ranked 4th in wind energy and 5th in solar energy. India's renewable energy capacity has increased by about 290% in the last 7 to 8 years. We have also achieved the target of achieving 40% of the electric capacity from non-fossil fuel sources 9 years ahead of the deadline. हम लोगों का डेडलाइन था 2030, 2021 तक हम लोग ये 40% की डेडलाइन कैपेसिटी अचीव कर लिए हैं। We had also achieved a target of 10% ethanol blending in petrol. Ethanol blending in petrol, I have already told you, ethanol is working as an alternative of petrol. इथानॉल मिलाने से क्या है ना, जो कार्बन एमिशन कम होते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ते हैं, पेट्रोल का यूज कम होते हैं। ठीक है, तो 10% ethanol blending in petrol, and that too 5 months before the deadline through the National Hydrogen Mission. Very important, remember the name National Hydrogen Mission, I will discuss later. India has moved towards an environment friendly energy sources. This will help India and many countries of the world to achieve their goal of net zero. ठीक है दोस्तों, Prime Minister added, India has become a prime example of how progress and nature can go hand in hand. Now that India has also become the 5th largest economy in the world, our forest area is also increasing and the number of wildlife is also increasing. अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको जो मिशन लाइफ के जो लॉन्च सेरेमनी था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट थे, उसके थोड़ा सा क्लिपिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा, और ये भी साथ में दिखाऊंगा कि वर्ल्ड लीडर्स ने भी इस जो मास अवेयरनेस मिशन इसके जो है प्रशंसा की है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी की संकल्पना से चरितार्थ और उनके दूरदर्शी नेतृत्व से अनुपालित लाइफ के सिद्धांत को दर्शाती और उसमें जन जन की भागीदारी का आह्वान करती एक लघु फिल्म के निदर्शन का। सब कहते हैं कि दुनिया बदल रही है। कभी कभी मुझे भी लगता है हमारी दुनिया बदल रही है, पर अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए। पर ये हुआ कैसे? मैं भी चाहती हूँ हमारी दुनिया बदले, लेकिन अच्छे के लिए। और जब 2030 में मैं 21 साल की हो जाऊंगी, जोश और सपनों से भरी, सिर्फ मैं ही नहीं, लाखों लोग और भी, तब क्या हमारी दुनिया हमारे सपने पूरे कर पाएगी? 2030 तक ही तो हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का वादा किया है ना। मतलब आज से 2000 दिन बाद क्या हम वो वादा पूरा कर पाएंगे एक साथ? हाँ, बिल्कुल। शायद इसका हल हमारे पास है, बस जरूरत है तो इसे जन आंदोलन बनाने की, स्वच्छ भारत मिशन की तरह।
यही तो लाइफ है। लाइफ, पता है ये मैंने सबसे पहले कहाँ सुना? ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट भारत में बना दुनिया के लिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए है। किसी एक इंसान या समुदाय के लिए ही नहीं, हर राष्ट्र के लिए है। और हम सब इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं इन 5 कदमों से। पहला कदम वही जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमेशा करते आए हैं। सदियों से सुनते बोलते आ रहे हैं कि मौसम में लगे और आसपास उगे वही खाओ पियो, सेहत चौकस और साथ में खाने और ईंधन की बचत भी। நமது உணவுகள் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாம் தினைகளை இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆனால் தினைகள் நமது உணவுகளையும் மகிழ்ச்சியையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிவு கொண்டு இருக்கிறது. அதனாலே நாங்கள் தினைகளை வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். दूसरा कदम उठाओ, समझे? मेरी रोज की सवारी, बस नंबर 11, मेरे पैर। मैं रोज साइकिल से ऑफिस जाता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी हमें वॉकिंग, साइकिलिंग, कारपूलिंग के लिए एनकरेज करती है। अगर हम सब मिलके ये कर सकते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। तीसरा, सही चुने और सही चुन पाए इसके लिए डिमांड भी करें। सोसाइटी में घर खरीद रहे हैं, बड़ा डिसीजन है, पर कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग एंड सोलर पैनल, और इन्हें पूरा करना रियल एस्टेट इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले कस्टमर हमारे पास आते थे ब्रांड के लिए, प्राइस के लिए, वारंटी के लिए। अब कस्टमर आते हैं हमारे पास 5 स्टार रेटिंग के लिए और LED बल्ब्स के लिए। आजकल ज़्यादातर डिलीवरी कंपनीज ई-बाइक यूज़ करने लगी है, अच्छा लगता है। चौथा कदम सिंपल, लाइट स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑफ करो। पांचवा कदम, सबको बताओ और इस आंदोलन को घर घर ले जाओ। मेरे देश को अपना वादा याद है और वो वादा हम बातों से नहीं, काम से पूरा करेंगे और हर देश, हर इंसान को साथ लेके पूरा करेंगे। एक्ट टुगेदर लाइफ के लिए। अब दोस्तों मैं दिखाऊंगा वर्ल्ड लीडर्स ने इस मिशन के कैसे प्रशंसा किया है। तो ये है लाइफ का जन आंदोलन, जो के राष्ट्रीय अध्यक्षों के उत्साहवर्धक और लाइफ के प्रति उनके सहयोग से सबर, उनके प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, Dear ladies and gentlemen, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया, I am honored and pleased of people. प्रेसिडेंट ऑफ वेना, is needed to protect our प्रेसिडेंट ऑफ मादागास्कर, Assemblée générale des Nations Unies. Healthy and प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, is a fundamental human. However, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, Fight climate change. and then Prime Minister of UK, Elizabeth Truss.
that we need to go further and faster. तो दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट, अभी तक का इंडिया का कमिटमेंट, इंडिया का टारगेट, जो इंडिया ने हर एक क्षेत्र पे अपना जो टारगेट है उसको अचीव किया है। एक मास अवेयरनेस कैंपेन किया है, सारे ग्लोबल लीडर्स ने उसकी तारीफ किया है। अब दोस्तों मैं आऊंगा इस कोप 27 पे। अब कोप 27 में इंडिया ने जाके क्या किया है, क्या कमिटमेंट किया है, मैं उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जाके अपना एक गैलरी खोल दिया है, इंडियन पैविलियन, एक पैविलियन खोला है, एक गैलरी खोला है। इंडिया पैविलियन इनॉग्रेटेड एट कोप 27 बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव। तो दोस्तों एक पैविलियन, एक गैलरी खोले है इंडिया ने, और उस गैलरी के थीम क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, थीम ऑफ इंडियन पैविलियन। तो दोस्तों इंडिया ने सबको इनवाइट किया है कि आप अपने गैलरी पे आओ, देखो हम लोगों का एजेंडा क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा गैलरी के फोटो। ये है इंडिया का गैलरी, इंडिया एट कोप 27। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के जो कमिटमेंट था लाइफस्टाइल के बारे में कोप 26 पे, वो जो है चल रहा है बैकग्राउंड पे, ऑडियो विजुअल बैकग्राउंड। दोस्तों इंडिया पैविलियन एट कोप 27 ऑफ UNFCCC एट शर्म एल शेख इजिप्ट। ये पैविलियन इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव। दोस्तों ये है हम लोग का गैलरी। तो इंडिया इज होपिंग ए पैविलियन विद द थीम ऑफ lifestyle for environment at COP 27. The pavilion has been designed to send out the message of life through various audio visual, logo, 3D model, setup, decor and side event. उसके बाद दोस्तों इंडिया ने कमिटमेंट किया है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। नेशनल हाइड्रोजन मिशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नेशनल हाइड्रोजन मिशन यहाँ पे जो ये वाला जो है नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जो मिशन लाइव जो एकता नगर गुजरात पे जो इनॉग्रेशन हो रहा था, वहाँ पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बोले थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जहाँ पे बोले थे, यहाँ पे थ्रू द नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंडिया हैज मूव टुवर्ड्स एन एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। अब ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में कोप 27 में भी मिनिस्टर ने बोले हैं कि हम लोग नेशनल हाइड्रोजन मिशन पे काम कर रहे हैं। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों हाइड्रोजन एक फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया, ये दोनों का प्रोडक्शन, दोनों को एक्सपोर्ट करना, फॉसिल फ्यूल से ऑल्टरनेटिव हिसाब से उसको यूज करना, यही नेशनल हाइड्रोजन मिशन है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रिसिटी इज एन एनर्जी कैरियर दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो हाइड्रोजन डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन को हम लोग को किसी और सब्सटेंस से, जैसे पानी हो गया, जैसे नेचुरल गैस हो, यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस सेपरेटेड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग वाटर, फॉसिल फ्यूल और बायोमास, or used as a source of energy or fuel. Hydrogen has the highest energy content of any common fuel by weight, about 3 times more than gasoline, but it has the lowest energy content by volume, about 4 times less than gasoline. तो दोस्तों नेशनल हाइड्रोजन मिशन का एम क्या है? Proposed National Hydrogen Energy Mission aims to lay down the vision, intent and direction for harnessing hydrogen energy by the government of India. The aim is to develop India as a global hub for manufacturing of hydrogen and fuel cells technology across the value chain. ठीक है दोस्तों, और भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट डिमांड क्रिएशन इन आइडेंटिफाइड सेगमेंट पॉसिबल एरियाज। तो सबसे पहले कुछ सेक्टर को आइडेंटिफाइड किया गया है जहां पे हाइड्रोजन को यूज करेंगे फॉसिल फ्यूल के हिसाब से, फॉर यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडस्ट्री सच एज फर्टिलाइजर, स्टील, पेट्रोकेमिकल। उसके बाद दोस्तों, द मिशन एम्स टू एड द गवर्नमेंट इन मीटिंग इट्स क्लाइमेट टारगेट एंड मेकिंग इंडिया ए ग्रीन हाइड्रोजन हब. दिस विल हेल्प इन मीटिंग द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5 million tons ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030 एंड द रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी. तो हम लोग का टारगेट क्या है? 5 million ton ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. अब दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन एमोनिया पॉलिसी, ए की स्टेप इन नेशनल हाइड्रोजन मिशन.
hydrogen and ammonia are envisaged to be the future of fuels and are envisaged to replace fossil fuels in the years to come. One of the major requirements of environmentally sustainable energy security of the nation is production of this fuel by using power from renewable energy sources. This is known as green hydrogen and green ammonia. तो दोस्तों ये है हम लोग का ऑब्जेक्ट इस मिशन का, क्लीन फ्यूल टू कॉमन पीपल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, रिड्यूस क्रूड ऑयल इंपोर्ट, एमर्ज एज एक्सपोर्ट हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एमोनिया, प्रोड्यूस 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030. उसके बाद दोस्तों ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, 3 टाइप का हाइड्रोजन है, ग्रे, ब्लू और ग्रीन. अब दोस्तों देखिए ग्रे हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो रहा है नेचुरल गैस से, एक्सट्रैक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट रिलीज हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है ग्रे हाइड्रोजन. ब्लू हाइड्रोजन भी सेम प्रोसीजर से प्रोडक्शन हो रहा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड में स्टोरेज हो रहा है. और ग्रीन हाइड्रोजन जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर को इलेक्ट्रोलाइट करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन हमें मिल रहा है. तो ये जो है सबसे अच्छा हाइड्रोजन है ग्रीन हाइड्रोजन, हमें यही यूज करना चाहिए. इन सम एक्सटेंट वी कैन यूज ब्लू हाइड्रोजन, बट वी शुड नॉट यूज ग्रे हाइड्रोजन. अब दोस्तों देखिए इंडिया प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन. देखिए दोस्तों सम ऑफ द प्रोमिनेंट इंडस्ट्री मैमोथ सच एज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लार्सन एंड टुब्रो प्लान टू foray into green hydrogen space. Reliance plan to become a net carbon zero firm by 2035 and invest nearly 750 billion rupees over the next 3 years in renewable energy. India has declared its ambition to become an exporter of hydrogen to Japan, South Korea and Europe. A very good progress. अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन फॉर 3-wheeler जॉइंटली डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली एंड महिंद्रा. उसके बाद हाइड्रोजन SI इंजिन, ये है हाइड्रोजन फ्यूल डीजल इंजिन, और यह है हाइड्रोजन फ्यूल 3-wheelers एट ऑटो एक्सपो 2012. ये हो गया दोस्तों नेशनल हाइड्रोजन मिशन, जहां पे ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एमोनिया के बारे में इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे इसको लेके गया है. उसके बाद दोस्तों आता हो नेक्स्ट कमिटमेंट पे कि इंडिया का नेक्स्ट कमिटमेंट क्या है COP27 पे. देखिए दोस्तों COP27 पे इंडिया कमिटेड टू क्रिएट कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट बाय 2030. तो दोस्तों इंडिया ने कमिटमेंट किया है कि 2030 तक 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कार्बन को सिंक करेंगे, मतलब उसको रिड्यूस कर देंगे. अब दोस्तों ये एक्चुअल कमिटमेंट क्या था? ये एक्चुअल कमिटमेंट था ये. देखिए दोस्तों COP26 में इंडिया का कमिटमेंट था कि थर्ड कमिटमेंट था इंडिया विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030. तो 1 बिलियन टन कार्बन को रिड्यूस करने का टारगेट था. अब वो टारगेट बढ़ के हो गया है 2.5 to 3 बिलियन टन. ये टारगेट जो है बढ़ गया है. तो इंडिया हैज कमिटेड इन इट्स NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाय 2030. तो एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर से ये एनवायरनमेंट से कार्बन को कम करेंगे, सिंक करेंगे. अब कौन से ऐसे टाइप का फॉरेस्ट हमें लगाना पड़ेगा? मैनग्रोव. दोस्तों स्टडीज हैव शोन दैट mangroves forest can absorb 4 to 5 times more carbon emission that landed tropical forest.
It has also been revealed that mangroves can act as a buffer for ocean acidification and act as sink for microplastic. तो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इज मैंग्रोव प्लांट. उसके बाद दोस्तों इंडिया के ऊपर एक एलिगेशन लाया गया है इस COP 27 में, वो है कि आइलैंड नेशन वांट चाइना एंड इंडिया टू पे फॉर क्लाइमेट डैमेज. अब दोस्तों आइलैंड जितना नेशन है वो बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना को पे करना पड़ेगा जो क्लाइमेट डैमेज हुआ है. जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े डेवलपिंग कंट्रीज के लिए छोटे छोटे कंट्री अफेक्टेड हो रहा है, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, जैसे आपका फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया. तो ये सब कारण के लिए जो आइलैंड नेशन है वो इंडिया और चाइना को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना उनके हिसाब से बिगेस्ट कार्बन एमिटर है. तो दोस्तों हाईली पॉल्यूटिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया शुड पे इनटू ए क्लाइमेट कॉम्पेंसेशन फंड to help countries rebuild after climate change driven disaster, the Prime Minister Island Nation of Antigua and Barbuda said on Tuesday. एक एलिगेशन दे रहा है. उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हुआ है, ये क्लाइमेट फिनेंस टॉप्स इंडिया COP 27 एजेंडा. तो क्लाइमेट फिनेंस जो है इंडिया का एक टॉप एजेंडा है. एक एजेंडा मैं डिस्कस कर लिया हूँ, लाइफ जो पेविलियन बना के इंडिया उसको शोकेस कर रहा है. उसके बाद नेशनल हाइड्रोजन मिशन, उसके बाद आता है 2.5 to 3 बिलियन कार्बन एमिशन को हम लोग सिंक करेंगे, और उसके बाद आता है क्लाइमेट फिनेंस. क्लाइमेट फिनेंस मतलब वही जो एक फंड रेजर करना पड़ेगा जहां से पुअर कंट्री को हमें फंड दे सके क्लाइमेट चेंज के लिए. डेवलप्ड कंट्री मिलके फंड बनाएगा और पुअर कंट्री को वो देगा, लेकिन एज ए लोन नहीं, एज ए ग्रांट. लोन के हिसाब से देंगे तो हमें उनसे फिर से रीपे करना पड़ेगा, जो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. तो दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. इंडिया विल पुश फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन क्लाइमेट फिनेंस, वन ऑफ द कॉन्टेंशियस इशू बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, एज लीडर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम 200 nations together on Sunday for the UN climate conference COP 27 in Egypt, coming together after a year in which war and economic turmoil is feared to have weakened the climate agenda, even though the crisis continue to trigger devastation worldwide. उसके बाद दोस्तों देखिए, officials in India have said they resist attempt to classify loans as climate finance. In 2009 at COP15, developed countries pledged to $100 billion in climate financing for developing nations starting 2020. इसका मतलब है COP15 जो 2009 में हुआ था, वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक $100 बिलियन का एक फंड रेज करेंगे, और पुअर कंट्री जो इसको फेस कर रहा है, जैसे पाकिस्तान का फ्लड हो गया, यूरोप का फॉरेस्ट फायर हो गया, कनाडा में हीट वेव हो गया, तो उनको जो जिसको ज़रूरत है उनको हम लोग पे करेंगे. ठीक है, उनको हम लोग पे करें. लेकिन इंडिया ने उसको रेजिस्ट किया है कि नहीं, आप लोन के हिसाब से नहीं पे करेंगे, तब और बर्डन हो जाएगा, आप ग्रांट के हिसाब से पे कीजिए. Union Environment Minister Bhupendra Yadav in an interview to Hindustan Times on Saturday said India expect a multilaterally agreed definition of finance at COP 27, as India does not recognize loans to be climate finance, as they push poor and developing countries further into debt. तो ये था इंडिया का कमिटमेंट, इंडिया का एजेंडा, इंडिया का नेक्स्ट टारगेट. तो मैंने आज सब डिस्कस किया हूँ कि बैकग्राउंड में COP 21 में इंडिया का कमिटमेंट क्या था, COP 26 में क्या था, कितना टारगेट अचीव हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट आया है. उसके बाद मैं मिशन लाइफ के जो इनॉग्रेशन हुआ है उसको हम लोग लेके गया है COP 27 इजिप्ट पे, एक पेविलियन बना के उसको हम लोग शो कर रहे हैं. नेशनल हाइड्रोजन मिशन के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस किए. उसके बाद हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन को हम लोग सिंक करेंगे. ठीक है, और इंडिया ने पॉजिटिव सिग्नल दिखाया कि हाँ ठीक है हम लोग है, आप एक फंड बनाइए जहाँ पे सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री उसमें फंडिंग करेगा और इंडिया भी उसमें फंडिंग करेगा, और उसको ग्रांट के हिसाब से हम लोग कंट्री को देंगे. तो ये था टोटल यूनाइटेड नेशन FCCC के अंदर COP 27 रिलेटेड डिस्कशन. इफ यू लाइक माई डिस्कशन, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like the video, share the video. We will meet again with new topic. Thank you.